शिवम एपिसोड 32 सुपरस्टार दृष्टि नारंग। उपयोगकर्ता 9527 ने दर्श सिंघानिया और तानिया नारंग के घमंड को चकनाचूर कर दिया था और दर्श ने सोच और समझ पाने में असमर्थ था कि यह आदमी है कौन। लेकिन इस वक्त वो और कुछ सोचना या जानना नहीं चाहता था। जाने दो उसे, इस वक्त हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम बाद में पता लगाएंगे कि ये कौन है। उसकी वर्तमान स्थिति में तान्या नारंग का चेहरा उबलती केतली की तरह था और फिर वो दर्श और प्रदर्शनी हॉल से बाहर खींच कर ले गई, क्योंकि वो अब और अपमान नहीं सह सकती थी। हर मिनट जब तक वे वहाँ रुके थे, उनके चेहरे पर एक एक और थप्पड़ पड़ता जा रहा था। देवियों और सज्जनों, नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। तो जोरदार तालियों से इस गहनों की प्रदर्शनी की सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी डिज़ाइनर, किंग ऑफ द वर्ल्ड की क्रिएटर मिसेस दृष्टि नारंग गांधी का मंच पर स्वागत करें। रोज़ सरदाना ने मुस्कुराते हुए कहा और तालियां 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 बजने लगी। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने दिल की गहराई से खुश है। एक पेशेवर दृष्टिकोण से दृष्टि निसंदेह इस गहने प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी डिज़ाइनर थी। दृष्टि अपने उत्साह को रोक पाने में असमर्थ, उसने एक चमकदार मुस्कान प्रकट की जिसने उस हॉल के वातावरण को और रोशन कर दिया। आज की नीलामी के दौरान उसे लगा जैसे वो भावनाओं के रोलर कोस्टर पर थी। प्रारंभ में उसने पहले से ही खुद को दर्श सिंघानिया की शक्ति से दबने के लिए तैयार कर लिया था। घटनाओं के अचानक मोड़ के साथ, हालांकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे संसाधित करने का समय भी नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, मैं सफल हो गई हूँ। ये वही दृश्य था जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। वो हमेशा उपस्थित सभी के सामने, पत्रकारों, मीडिया और गहनों के विशेषज्ञों के सामने अपने काम का परिचय देना चाहती थी। दृष्टि ने उत्साह से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 1 करोड़ की बोली लगाएगा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग ऑफ द वर्ल्ड आखिरकार एक अमूल्य खजाना है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अज्ञात व्यक्ति ने इसकी इतनी बोली लगाई। अब जल्दी करो और स्टेज पर जाकर स्पीच दो, हर कोई इंतज़ार कर रहा है। हाँ, यस, दृष्टि ने सिर हिलाया। अपनी भारी भावनाओं को शांत करने के लिए वो गहरी सांस लेते हुए उसने एक मुस्कान प्रकट की और आत्मविश्वास से मंच तक चली गई। यह दृष्टि नारंग मुख्य निर्देशक थी। रोज सरदाना ने उत्साहपूर्वक परिचय दिया। इसके बाद मैं मुख्य निर्देशक नारंग से निवेदन करूंगी कि वो इस पेंडेंट को बनाने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए 2 शब्द कहे। भीड़ एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, जबकि पत्रकार तस्वीरें लेते रहे। उस समय दृष्टि मंच पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ चमक रही थी। उसकी आंखें सच्ची खुशी से भर गई। क्या यह दृष्टि नारंग इस किंग ऑफ द वर्ल्ड के निर्माता है? मैंने लंबे समय से नारंग परिवार में एक महान सुंदरता की अफवाहें सुनी। वो वास्तव में उस उपाधि के योग्य महिला है। न केवल उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए गहनों के टुकड़े सुंदर है, बल्कि उनका स्वभाव भी उत्कृष्ट है। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा
नारंग परिवार ने वास्तव में एक उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण किया है। उसका पेंडेंट 1 करोड़ की आसमानी कीमत पर बेचा गया था। ये निश्चित रूप से पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रांत के आभूषण उद्योग को हिला देगा। चूँकि मुख्य निर्देशक नारंग अभी भी बहुत छोटी है, उसका भविष्य निश्चित रूप से असीम होगा। जैसे ही दृष्टि ने मंच पर कदम रखा, वो एक सेलिब्रिटी की तरह थी जिसकी तलाश की जा रही थी। उपस्थित सभी अतिथियों और विशेषज्ञों ने उसकी निरंतर प्रशंसा की। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, दृष्टि ने विनम्रता पूर्वक कहा। मुख्य निर्देशक नारंग, मैं दिल्ली को का एक रिपोर्टर हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपना अगला काम कब तैयार करेंगे? मुख्य निर्देशक नारंग, हमारा हाई माउंटेन ज्वेलरी ग्रुप आपकी अगली रचना के लिए रिजर्वेशन करने के लिए 20 करोड़ का भुगतान करने को तैयार है। क्या आप हमसे विस्तार से बात करने में रुचि रखेंगे? मैं हेवनली रिवर ज्वेलरी ग्रुप का प्रतिनिधि हूँ। मुख्य निर्देशक नारंग, क्या आप हमारी कंपनी में ज्वेलरी डिज़ाइनरों के लिए भाषण देने में दिलचस्पी लेंगी? हॉल में मौजूद लोगों के में खास उत्साह था। उस पल में दृष्टि नारंग एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गई थी, क्योंकि सभी आभूषण कंपनियां उसे निमंत्रण भेज रही थी। शिवम ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दृष्टि को देखा। इस बार दृष्टि निश्चित रूप से अपना सपना पूरा कर पाएगी और आभूषण उद्योग में प्रसिद्ध हो पाएगी। दृष्टि भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची। जब वो अपने रचनात्मक पद के बारे में बात कर रही थी, तो वो शांत और एकाग्र दिखाई दी। उसने भाषण के अंत के बाद एक और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उपस्थित सभी मेहमानों में निमंत्रण भेजा, जबकि मीडिया के पत्रकारों ने इस कार्यक्रम को मनाने के लिए तस्वीरें ली। आभूषण प्रदर्शनी भी एक सही निष्कर्ष पर पहुंची थी। प्रदर्शनी के बाद दोनों एक साथ नीचे की ओर चले गए। मंच पर पहले से ही कई सवालों के जवाब देने के बावजूद दृष्टि ने ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही खुद को मीडिया के पत्रकारों के एक समूह के झुंड में पाया। उन्हें झकझोरने के बजाय उसने विनम्रता से पुरस्कार जीतने के अपने विचारों को जारी किया और विभिन्न प्रमुख मीडिया आउटलेट्स के प्रवक्ता के साथ मेलजोल किया। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे करने की ज़रूरत थी। अगले दिन दिल्ली के सभी प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट्स, साथ ही साथ आभूषण उद्योग की आधिकारिक पत्रकारें दृष्टि नारंग के काम किंग ऑफ द वर्ल्ड को अपनी सुर्खियों में रिपोर्ट करेंगे। दूसरी ओर शिवम तुरंत सबसे छुप कर रजत को भूमिगत पार्किंग में ले गया और कार को बाहर निकाला और कुछ देर दूरी पर रुका। वो सड़क के किनारे उतार कर खड़ा हो गया और दृष्टि का इंतज़ार करने लगा। निर्देशक शिवम, आपके ने जिस कार्य के लिए कहा था वो पूरा हो गया। आप यही चाहते थे ना कि मैं बोली लगाऊं? रजत ने क्रिस्टल बॉक्स को शिवम को सौंपते हुए गंभीर स्वर में कहा। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसने क्रिस्टल का डिब्बा लिया और अपनी जेब में रख लिया। ये किंग ऑफ द वर्ल्ड उसके और दृष्टि के लिए बहुत मायने रखता था। जब समय सही होगा तो वो व्यक्तिगत रूप से इसे दृष्टि के गले में पहनाएगा। जब तक ये दृष्टि की खूबसूरत मुस्कान को देखना जारी रखेगा।
शिवम कोई भी राशि खर्च करने से नहीं हिचकिचाएगा। आखिरकार उसने अपना पूरा जीवन धन की खोज में बिताने का इरादा नहीं किया। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और तक्षक महल का उत्तराधिकारी बनने के बाद शिवम अपने गुरु द्वारा छोड़ी गई चीज़ों का उपयोग कर सकता था। उसके गुरु द्वारा छोड़े गए स्विस बैंक खाते में कुल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स थे। और तो और रायज़ादा परिवार के महान गुरु के रूप में उसकी पहचान के साथ उसका अधिकार इतना महान था कि उसे नहीं पता था कि वो रायज़ादा परिवार में कितना पैसा जुटा सकता था। रजत, तुमने बहुत अच्छा किया, शिवम ने प्रशंसा की और उसने एक छोटी सिगरेट जलाई और उसे रजत को सौंप दिया। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे वेतन के बोनस के रूप में 1 लाख रुपए दूंगा। धन्यवाद निर्देशक शिवम। रजत ने सिगरेट ली और धूम्रपान करने लगा। उसने गंभीरता से कहा, निर्देशक शिवम, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह के एक उदार इनाम के योग्य हूँ। मैंने जो काम किया वो बस मुझसे अपेक्षित था। इस प्रकार मैं ये इनाम नहीं ले सकता हूँ, प्लीज़। रजत ने खाते में तुरंत 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने से पहले शिवम ने कहा, मैं किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करूँगा जो मेरे लिए काम करता है। ये रजत थोड़ा हिचकिचा रहा था, हालांकि वो अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि उसने सही बॉस का अनुसरण किया है। हालांकि उसने केवल एक साधारण कार्य किया, लेकिन वो एक ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रहा जिसके लिए शुरू में पूरे 1 वर्ष की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। निर्देशक शिवम, क्या आप निर्देशक दृष्टि को इन चीज़ों के बारे में सूचित क्यों नहीं कर देते? रजत ने गंभीरता से पूछा। रजत जानता था कि निर्देशक शिवम की पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत है, जबकि अध्यक्ष विक्रम टोकस निर्देशक शिवम के साथ कुछ चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि इसके बजाय निर्देशक शिवम के लिए 1.5 करोड़ मूल्य के गहने खरीदने की पहल की। तभी उसे पूरी तरह से समझ में आया कि डायरेक्टर शिवम के पास कितनी ताकत है। इसके अलावा उसने शिवम के उदार और देखभाल करने वाले व्यक्तित्व की प्रशंसा की। इस बार अपनी पत्नी को राहत की सांस देने के लिए उसने बिना किसी झिझक के 50 लाख रुपयों की खरीदे गए एक पेंडेंट को तोड़ दिया था। शिवम वास्तव में किसी भी महिला का आदर्श पुरुष था। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ आप अभी भी लो प्रोफाइल रखने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? रजत ने जिज्ञासावश पूछा। शिवम ने उदासीनता से कहा, हालांकि ऐसा हो सकता है, मुझे अपनी ताकत दिखाने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। हालांकि रजत शिवम के शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, फिर भी उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। एक क्षण के लिए उन शब्दों पर विचार करने के बाद उसे धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। निर्देशक शिवम वास्तव में एक सच्चे व्यक्ति थे। एक बेकार दामाद के रूप में अपनी व्यापक रूप से प्रसिद्ध प्रतिष्ठा रखने के बावजूद वो कभी भी शांत रहने और एक पात्र होने में असफल नहीं हुआ। तब भी जब दूसरे उसके साथ अन्याय किए जा रहे थे। इस प्रकार रजत ने खुद से वादा किया कि वो एक ईमानदार रवैये के साथ निर्देशक शिवम का अनुसरण करेगा, चाहे कुछ भी हो। शिवम ने अपने सिगरेट बाहर निकाली और खिड़की के बाहर फेंक दी। दृष्टि की मुस्कान को दूर से देखकर वो खुशी से भरे चेहरे के साथ चला गया।
वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया और कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। दृष्टि फिर कार में बैठ गई और उसके साथ ही शिवम भी। क्या आज तुम खुश हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं खुश से परे हूँ शिवम, आज एक अद्भुत सपने जैसा लगता है, दृष्टि ने कहा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। वास्तव में मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए गहने सच में 1 करोड़ रुपए में बेचे जा सकते हैं। दृष्टि ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा। इसके अलावा आज पहली बार था कि इतने जाने माने मीडिया आउटलेट्स मेरा साक्षात्कार लेना चाहते थे। ऐसा लगता है कि मैं किसी प्रकार की सेलिब्रिटी हूँ। आज वो उस दृश्य से गुजरी थी जिसके बारे में वो केवल अतीत में ही कल्पना कर सकती थी। इसके अलावा उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन किए गए गहनों के टुकड़े को आभूषण उद्योग में कई प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा पहचाना और सराहा गया था। जीवन भर जिस सपने के लिए तरसती रही, उसका अनुभव करने के बाद वो भावुक कैसे नहीं होती। उसके सपने के सच होने से ज़्यादा उसे और खुशी क्या ही हो सकती थी। दृष्टि ने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि ये मिस्टर 9527 कौन था? क्या रहस्यमय व्यक्ति है? मैं व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन शिवम ने कहा, तुम्हारा काम एकदम सही है, इसलिए वो व्यक्ति इसके लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार था। दृष्टि ने कुछ याद करने से पहले एक पल के लिए सोचा। वैसे शिवम, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड वापस मिला कैसे और कहाँ से? मेरा एक दोस्त है जो एक निजी जासूस के रूप में काम करता है, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने उसे कल रात पेंडेंट के गायब होने की जांच करने के लिए कहा और वो किंग ऑफ द वर्ल्ड को ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने चोरी के सबूत भी खोजे थे, इसलिए उसे समय पर किंग ऑफ द वर्ल्ड मिल ही गया। एक निजी जासूस, दृष्टि ने उसके पीछे दोहराया। निजी जासूस के बारे में उत्सुक, क्या तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा है? उसने एक रात में चोर को ढूंढ लिया और यहाँ तक कि उससे पेंडेंट वापस करने की भी मांग की। बेशक शिवम दृष्टि को ये नहीं बताएगा कि उसने जिस मित्र के लिए कहा था वह शहर का प्रसिद्ध भाईजी जगन था। आखिरकार वो एक पेशेवर है, शिवम ने उत्तर दिया। मैं बस उसकी जांच करवा कर अपनी किस्मत आजमा रहा था। कौन जानता था कि वो वास्तव में इसे अंत में ढूंढ लेगा। दृष्टि को संदेह हुआ और उसने पूछा, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा, है ना? ज़्यादा नहीं, जांच शुल्क के लिए कुछ 1000 रुपए, शिवम ने कहा। लेकिन जब उसे ठोस सबूत मिले और यहाँ तक कि पेंडेंट भी वापस मिल गया, मैंने उसे 1 लाख रुपए का भुगतान किया। 1 लाख? दृष्टि ने अपने होठ थपथपाए। तुम इतने अमीर कैसे हो? शिवम ने पहले न केवल कई लाख रुपयों की कार खरीदी थी, बल्कि उसने किंग ऑफ द वर्ल्ड के लापता होने की जांच करी। किसी से पूछने के लिए 1 लाख रुपए भी निकाले थे। इसने इन चीज़ों के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत का काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया होगा, या फिर कोई और ऐसी बात है या राज जो शिवम उसे बता नहीं रहा है। दृष्टि का दिमाग 4 दिशाओं में घूम रहा था।
क्या दृष्टि को शक हो गया है कि शिवम की छुपी हुई पर्सनालिटी के बारे में? क्या दृष्टि शिवम की असलियत और उसके जुड़े राज पता लगाने में कामयाब हो जाएगी, या अभी भी शिवम उसके लिए सिर्फ एक नाकारा दामाद होगा? क्या होगा दर्श और तान्या का अगला कदम? क्या वो शिवम और दृष्टि से अपने अपमान का बदला लेने में कामयाब होंगे? क्या उन्हें पता चल जाएगा कि तान्या का पेंडेंट तोड़ने वाला और किंग ऑफ द वर्ल्ड खरीदने वाला उपयोगकर्ता 9527 और कोई नहीं बल्कि शिवम और दृष्टि का ड्राइवर रजत है? शिवम द हिडन वॉरियर, एपिसोड 33। जो जीता वही सिकंदर। दृष्टि अपने ख्यालों में खोई सोच रही थी कि शिवम बार बार इतनी बड़ी रकम खर्चा कैसे कर पा रहा है। क्या वाकई में उसने इतनी बचत की हुई थी, या कुछ ऐसा है जो वो दृष्टि को बता नहीं रहा? दृष्टि को यूं सोच में डूबा हुआ देख शिवम ने कहा, मैं एक अच्छी रकम बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि मैं आम तौर पर ज़्यादा खर्च नहीं करता। ठीक है, क्योंकि तुमने इस बार मुझ पर एक एहसान किया है, मैं तुम्हें बाद में 1 लाख रुपए लौटा दूंगी, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। हालांकि हमें कंपनी में वापस आने तक इंतज़ार करना होगा। कंपनी के नियमों के मुताबिक मुझे इस बार किंग ऑफ द वर्ल्ड की नीलामी के लिए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। आप मेरे सीनियर हैं, तो क्या मेरे लिए आपके साथ काम करना सही नहीं है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा आप अब दिल्ली के आभूषण उद्योग में अपना नाम बना चुकी है, जो कि भविष्य में आपकी और हर तरफ से मुनाफा होगा। मुझे आपके साथ बहुत पैसा बनाने का अवसर भी मिलेगा। क्या ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है? दृष्टि ने स्पष्ट रूप से कहा। वो तो है, लेकिन मैं तुम्हें ये पैसा वापस करना चाहती हूँ, और ये कार, इसे भी तुम वापस ले सकते हो और खुद चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब मैं खुद की कार खरीदने जितने पैसे कमा सकती हूँ। इस मामले में मैं आपकी बात सुनूंगा। शिवम ने सिर हिलाया। ओह, वैसे शिवम ने अपनी शर्ट की जेब से एक रिकॉर्डिंग पेन निकालते हुए कहा, ये वो सबूत है जो हमें जांच से मिला है। ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे करण नारंग मुख्य अपराधी था। क्या ये करण का काम था? दृष्टि ने आश्चर्य और गुस्से से कहा। मुझे पता था कि पूरी स्थिति के बारे में कुछ गलत था। आखिरकार कंपनी का कोई व्यक्ति ही रात में सभी कैमरों को बिना संदिग्ध देखे बंद कर पाएगा, लेकिन मुझे उसके कार्यों का कारण समझ में नहीं आता है। अपने ही खून का, अपने ही खानदान के किसी रिश्तेदार के लिए कोई इतना शातिर और क्रूर कैसे हो सकता है? दृष्टि ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए गंभीरता से पूछा। शिवम, उसके बाद क्या हुआ? सबूत मिलने के बाद उस चोर और करण का क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें वैसे ही जाने दिया? आखिरकार करोड़ों मूल्यों के गहनों के एक टुकड़े की चोरी के गंभीर परिणाम होंगे, शिवम ने धीरे से कहा। चोरी के ठोस सबूत मिलने के बाद चोर ने खुद ही पेंडेंट लौटा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं चीज़ें हाथ से न निकल जाए। ये चोर भी था जिसने करण के खिलाफ बयान दिया है
और कहा था कि वो वही था जिसने चोरी के लिए उसे उकसाया था। दृष्टि ने उसका स्पष्टीकरण सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियां थपथपाई और उन शब्दों पर चिंतन करने लगी। शिवम सच बोल रहा था। चोर को डर था कि चीजें हाथ से निकल जाएंगी और उसने पेंडेंट को मूल मालिक को वापस करने का फैसला किया। इस तरह उसे दोषी ठहराने का कोई तरीका नहीं होगा। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि इस विशेष घटना के पीछे करण नारंग मुख्य अपराधी था। दृष्टि, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, शिवम ने कोमल स्वर में कहा। इसके अलावा किंग ऑफ द वर्ल्ड को सफलतापूर्वक वापस लाया गया है और यहाँ तक कि उसके 1 करोड़ की नीलामी भी की गई है। शिवम ने गंभीरता से आगे कहा, बेशक हम निश्चित रूप से करण को आसानी से जाने नहीं देंगे। मैंने पहले ही इस रिकॉर्डिंग की एक प्रति करण के घर भेज दी है। क्या तुमने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी करण के घर भेज दी है? दृष्टि ने चिंतित स्वर में कहा। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि उनका परिवार ये जानकर बदला लेगा कि तुमने उसकी योजना को फेल कर दिया और उसके बारे में पता भी लगा लिया? शिवम ने कहा, करण के पिछले वर्षों में तुम्हारे और पापा के साथ बहुत सारे घृणित काम किए हैं। अब जब उसकी एक कमजोरी उजागर हो गई है तो हमें उसे नीचे ले जाने के अवसर को उपयोग करना चाहिए। उस समय शिवम ने हंसते हुए आगे कहा, बस रुको और देखो, करण का परिवार व्यक्तिगत रूप से तुमसे माफी मांगने आएगा। इस दृष्टि संदिग्ध लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि शिवम क्या सोच रहा था। वही दूसरी छोर पर ग्रेटर कैलेश के विला क्षेत्र में एक शानदार ढंग से सजाए गए विला को उज्जवल रूप से उज्ज्वलित किया गया था। ये दिल्ली शहर में नारंग परिवार के सबसे बड़े बेटे अमिताभ नारंग का घर था। ओह डैड, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे मारना बंद करो प्लीज़। बेटा हूँ आपका, दुश्मन नहीं जो ऐसा बेरहमी से मार रहे हो। पश्चिमी शैली के उस विला में दयनीय चीखें इसकी मोटी दीवारों से बाहर के क्षेत्र में तक सुनाई दे रही थी। नालायक, इडियट, भूल गया तू कि पिछली बार जब तूने उस रायज़ादा परिवार को नाराज किया था तो तेरी वजह से हमें और पूरे परिवार को कितना नुकसान झेलना पड़ा था। भूल गया तू कि न सिर्फ परिवार की बेइज्जती हुई थी बल्कि कितने करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। महंगे सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। वह हाथ में डंडा लिए और कोसता रहा, क्या तुम इस नहीं जानते कि तुम्हारे कारण मुझे कितना अपमान सहना पड़ा? मानो इतना ही काफ़ी नहीं था, तुम फिर भी गए और परिवार के बाहर इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। क्या नहीं मानेगा तू? क्यों? जब तक ये परिवार पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए तब तक। थक थक टकराना और आवाज़ें जारी रही। डांटते हुए अमिताभ नारंग ने अपना डंडा फिर घुमाया जिससे करण जमीन पर लुढ़क गया और दर्द से कर्राने लगा। बस भी करो अमिताभ, उसे मारना बंद करो। करण हमारा इकलौता बेटा है, इसे पीट पीट कर मार डालोगे क्या? समझ भी आ रहा है तुम्हें कि तुम कह क्या रही हो?
एक सुंदर विशिष्ट और श्रेष्ठ महिला ने अमिताभ नारंग को समझाते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं कह रहा हूँ राखी, इसे यूँ बिगाड़ना बंद करो। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इस से ऐसा बना दिया है। बचपन से इसकी हर गलती पर पर्दा ना डाला होता तो तुमने तो आज ये इस तरह का बेकार इंसान नहीं होता। अमिताभ ने बेहद गुस्से में कहा, देखो देखो, तुमने इस बार उसने जो बेवकूफ़ी की है, देखो इसे। उसने न सिर्फ कंपनी से करोड़ों के गहने चुराए बल्कि चोर को ऐसा करने के लिए उकसाने वाली उसकी बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली गई। अगर ये मामला सार्वजनिक हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यही नहीं, हम सब जेल में होंगे। मॉम, डैड, मैंने सच में ऐसी चीज़ें के होने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार मैंने हरियाणा के जीतू दादा से भी सहायता मांगी थी। कौन जानता था कि जीतू दादा के आदमी इतने अविश्वसनीय थे कि सबूत किसी तरह उस दृष्टि के हाथ लग जाएंगे। करण ने शिकायत से भरे चेहरे के साथ कहा। इस समय उसके चेहरे को गुर्दे से पीटा गया था, जबकि उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे। वो वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि दृष्टि ने किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे पाया, या कैसे रैट को उकसाने के रिकॉर्डिंग सबूत सीधे उनके घर भेज गए। आज सुबह जब करण अपने घर से बाहर आया तो उसे तुरंत पकड़ लिया गया और रैट और उसके गुंडों ने बुरी तरह पीटा। अनगिनत हिट प्राप्त करने के बाद उसका चेहरा पहले से ही सूज गया था, जैसे कि उसे मधुमक्खियों के छत्ते ने काट लिया। जैसे ही वो घर लौटा, अचानक उसके पिता ने उसे किसी अज्ञात कारण से पीट डाला। वो वास्तव में नहीं जानता था कि उसे ऐसा दुर्भाग्य क्यों झेलना पड़ा। हरियाणा का जीतू दादा, अमिताभ ने अपनी आंखें मूंद कर सवाल किया, क्या तूने वास्तव में सोचा था कि तेरे पास जीतू जैसे किसी व्यक्ति से कुछ अनुरोध करने की योग्यता है? कंपनी से कुछ चोरी करना तो दूर की बात है, क्या तुझे लगता है कि तू उसे अपने नियंत्रण में ले सकता है? देखो उसने क्या किया। तुमने उसे पेंडेंट देने का वादा किया था। डैड, ये इतना बड़ा सौदा नहीं है। क्या आपने आज खबर नहीं देखी? दृष्टि ने पहले ही पेंडेंट की खोज कर ली थी और इस आभूषण प्रदर्शनी के दौरान नीलामी के माध्यम से बेच दिया था। वो इस घटना के साथ एक और सुर्खी बनाने की कोशिश नहीं करेगी, है ना? करण असंबद्ध था। इसके अलावा उससे गरीब परिवार की पृष्ठभूमि के साथ अगर वे हमारे परिवार के खिलाफ जाने का इरादा रखते हैं तो क्या वे मौत की सज़ा नहीं पाएंगे? और थप्पड़ के उन हास्यपद शब्दों को सुनकर अमिताभ ने उसे अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। उसकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई। यकीन नहीं होता कि तुम मेरा ही बेटा है। तू अब भी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब मुझे अंततः हमारे घर के मुखिया के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्त होना होगा तो पारिवारिक व्यवसाय जल्द या बाद में तेरे द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा। अमिताभ ने पूरी निराशा के साथ कहा, तू जानता ही क्या है? क्यों तूने न केवल गुंडों ने के एक समूह को करोड़ों के गहने चुराने के लिए उकसाया, बल्कि तूने अपनी पारिवारिक कंपनी के साथ छेड़छाड़ करने की भी हिम्मत की। दिमाग पूरी तरह से किराए पर कर दिया है क्या तूने? अमिताभ ने बेहद गुस्से में कहा।
यहाँ तक कि अगर गहने वापस कर दिए गए तो इस रिकॉर्डिंग का क्या करेगा? अब बता। क्या तू नहीं जानता कि अब नारंग के आभूषण समूह का प्रभारी कौन है? ये तेरा डैड नहीं है और ना ही तेरा चाचा है। अमिताभ एक उदास चेहरे के साथ चिल्लाया। ये नोएडा के रायजादा परिवार से विक्रम टोकस है। विक्रम टोकस। हमारा परिवार अब एक मुश्किल स्थिति में है। क्षेत्र में हमारे सभी व्यवसाय पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। क्या तुझे पता है कि इस संकट का मुख्य कारण कौन था? तुझे पता होना चाहिए, है ना? इसके बावजूद तूने वास्तव में कंपनी के ट्रेडमार्क्स गहने चोरी करने के लिए कंपनी के अंदर गुंडों के एक समूह की मदद करने की हिम्मत की। क्या तू ये भी जानता है कि तेरे कार्यों का वास्तव में क्या मतलब है? तू अनिवार्य रूप से कंपनी की नींव खोद रहा था। बेवकूफ़। क्या तू समझ भी रहा है कि अगर ये रिकॉर्डिंग उस विक्रम टोकस के हाथों में पड़ गई तो क्या परिणाम होंगे? विक्रम सोचेंगे कि मैं वो हूँ जो परेशानी पैदा कर रहा हूँ। अगर वो इस घटना के कारण के बारे में पता लगा लेते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तेरी इस बचकानी हरकत की ओर से उससे माफ़ी मांगने के लिए झुकना होगा। एक बार जब हम इसका खुलासा कर देंगे, हमारी कमज़ोरी उड़ाईज़ादा परिवार निश्चित रूप से हमारे परिवार को हमेशा के लिए कुचलने के इस अवसर को लाभ उठाएंगे और तब तक हम सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे ही अमिताभ नारंग की नसें उसके माथे पर चमकने लगी, वो एक भारी आह भरते हुए गुस्से में सोफे पर गिर पड़ा। जो हुआ उसे भूल जाओ अमिताभ, बस भी करो। अपने बेटे को अब और मत डांटो। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ दृष्टि थी। वो छोटी लड़की, क्या उसके पिता को तब निर्देशक मंडल से बाहर नहीं किया गया था? हम उससे क्यों डरे? अमिताभ की पत्नी राखी ने उसे उदासीन भाव से मनाने की कोशिश की। अमिताभ का चेहरा गुस्से से काँप उठा और उसने कहा, ये तो आपकी अपनी राय है। क्या आपको लगता है कि उस अखिल का परिवार अभी भी पहले जैसा है? क्या आपको लगता है कि हम जब चाहे तब भी उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? क्या आपने आज का दिन नहीं देखा? दिल्ली सिटी का पूरा हाल नहीं देखा आपने? दिल्ली सिटी का पूरा ज्वेलरी उद्योग चर्चाओं और रिपोर्टर्स से भरा गया है कि कैसे उस सृष्टि का पेंडेंट 1 करोड़ रुपयों में बेचा गया। अभी मेरे भाई अखिल की बेटी कंपनी में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। निर्देशक मंडल उसे कंपनी में पैसे का मुख्य स्रोत भी मान रहा है। अमिताभ ने धीरे से कहा। इसके अलावा रायज़ादा परिवार तूफान के चरम पर खड़ा है और वर्तमान में हमारे परिवार को आगे बढ़ने से रोक रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिल के परिवार के पास वर्तमान में हमारे परिवार को झुकाने की ताकत है। ऐसा लगता है कि हमें इस बार अपना सिर भी झुकाना पड़ सकता है। इस बार करण ने अमिताभ के शब्दों की श्रृंखला सुनी और धीरे धीरे उसके दिमाग में मामले की जड़ को समझ लिया। डैड, अब हमें क्या करना चाहिए? दृष्टि ने रिकॉर्डिंग सबूत हमारे घर पे भेजे थे, करण ने पूछा। उसने सीधे निर्देशक मंडल को रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, बल्कि इसे हमें देने का विकल्प चुना। ये उसकी ओर से एक स्पष्ट खतरा है। देखो,
आखिर कौन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है? ये वास्तव में हमारे परिवार को धमकी दे रही है। अमिताभ ने गहरी आवाज़ में पुष्टि की। हालांकि हमारे परिवार ने हाल ही में एक बड़ी पिटाई की है और भी हम उसके परिवार से अपना बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार उस अखिल के परिवार का ढक्कन उठाने का कोई इरादा नहीं है और न ही ये इसे कोई बड़ी बात बनाना चाहते हैं, अमिताभ ने शांति से कहा। दूसरी ओर वे हमसे कुछ और चाहते हैं। रिकॉर्डिंग भेजने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे चाहते हैं कि मैं तुझे व्यक्तिगत रूप से अखिल के घर माफ़ी मांगने के लिए ले जाऊं। अमिताभ की बात सुनकर करण और राखी दोनों चौंक गए। अब क्या करेगा अमिताभ का फैसला? क्या वो करण को लेकर अखिल के घर दृष्टि और उसके परिवार से माफ़ी मांगने जाएगा या करण इस बार फिर कोई और चाल चलकर दांव बदलने की कोशिश करेगा? क्या शिवम करण को ऐसे ही माफ़ी से जाने देगा या दृष्टि के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने के लिए कोई और सज़ा सोच कर रखी है उसने करण के लिए? क्या होगा जब करण दृष्टि से माफ़ी मांगने आएगा? शिवम एपिसोड 34 माफ़ी का ये खेल सारा। ये क्या कह रहे हो अमिताभ? राखी ने चौंकते हुए कहा। राखी और करण अभी तक अमिताभ के शब्दों को हजम नहीं कर पाए थे। क्या वो चाहते हैं कि हम उनके घर जाकर माफ़ी मांगे? करण ने बढ़ते गुस्से से कहा। और हम ऐसा क्यों करेंगे? वो दृष्टि और उसका परिवार खुद को समझता क्या है? वे वास्तव में डैड और मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने की उनकी शक्ति है? बाजी का पाला पहले ही बदल चुका है करण। अमिताभ ने आह भरी। सबूत पहले ही अखिल के परिवार के हाथ में आ गया है। क्या तुम माफ़ी मांगने के लिए उनके घर जाएगा या अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में बिताएगा? क्या तू चाहता है कि हमारा परिवार नारंग समूह से बाहर हो जाए? चलो चलते हैं। 1 लाख नकद और कुछ अन्य कीमती उपहार लाओ, अमिताभ नारंग ने बेबसी से कहा। चलो अखिल के घर चलते हैं और माफ़ी मांगते हैं। नहीं डैड, मैं नहीं आऊँगा। मैं दृष्टि के परिवार से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। करण ने एक शिशु की तरह विरोध किया और माफ़ी मांगने से मना कर दिया। अमिताभ, क्या तुमने इस बार विक्रम टोकस की वजह से अपना आपा खो दिया है? राखी ने असंतोष से कहा। मुझे नहीं लगता कि दृष्टि का परिवार इस रिकॉर्डिंग के साथ हमारे परिवार को कुचल सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी। अपने बेटे को अपने साथ जाने के लिए मजबूर करने के बारे में भी सोचना मत, ठीक है? अगर हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके घर जाते हैं तो हमारे परिवार को भविष्य में इस शहर के कुलीन परिवारों के घेरे में जाना बंद करना होगा। सोचा है आपने कभी ये? राखी ने पूछताछ की। मैंने तुम्हारे नारंग परिवार में सिर्फ तुम्हारे साथ धमकाए जाने के लिए शादी नहीं की है। अमिताभ नारंग की पत्नी राखी तनेजा परिवार की पुराने मालिक की बेटी थी, जो कि दिल्ली शहर के शीर्ष परिवारों में से एक था। दिल्ली सिटी के 3 शीर्ष परिवारों में तनेजा परिवार, सिंघानिया परिवार और माथुर परिवार शामिल थे।
इन तीन परिवारों में की दिल्ली शहर में गहरी नींव थी और इस प्रकार शहर के भीतर अतुलनीय ताकत और प्रभाव था। वे उस चीज़ से बहुत दूर थे जिसकी नारंग परिवार तुलना भी कर सकता था। अमिताभ ने गंभीरता से कहा, राखी जी, इसके बारे में सोचो। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस मामले की गंभीरता को कम करके आग रहे हैं? अकेले दृष्टि के परिवार के साथ उनके पास इस तरह की शक्ति कैसे हो सकती है? मुझे यहाँ तक संदेह है कि करण जो जीतू से मिलने हरियाणा गया था वो भी किसी साजिश के तहत वो निश्चित रूप से एक जाल में फंस गया था जिसमें किसी ने सोच समझकर उसे फंसाया था। अगर ये एक जाल नहीं था तो कैसे संभव है कि जीत गुज्जर जैसा इंसान किसी के सामने ऐसे ही अपना मुंह खोल दे? अमिताभ ने शांति से कहा, आपने दिमाग का उपयोग करा है? नहीं तो करो। कौन इतनी शक्ति रखने में सक्षम होगा और दृष्टि के परिवार की मदद करने के लिए तैयार होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम उस विक्रम टोकस की ओर इशारा कर रही हो? राखी ने मुंह फेर लिया। यह निश्चित रूप से समझ में आता है। करण कंपनी की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा था। विक्रम के लिए इस मामले को नज़रअंदाज करना स्वाभाविक रूप से असंभव होगा। वैसे भी चाहे करण के खिलाफ साजिश रची गई हो या जीतू दादा को हरियाणा में हार मानने के लिए मजबूर किया गया हो, कोई न कोई पर्दे के पीछे से अखिल के परिवार की मदद ज़रूर कर रहा है। इस मामले को मेरे नज़रिए से देखो ज़रा। वो व्यक्ति जिसने हमारे परिवार को निशाना बनाया वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। संक्षेप में हमारी स्थिति अब उस व्यक्ति की दया पर है। इस प्रकार हमें बस उनके घर जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी के लिए इस क्रोध को सहन करना होगा, अमिताभ ने दृढ़ता से कहा। उसके बोलने के बाद अमिताभ ज़बरदस्ती करण को दरवाजे से बाहर खींचते हुए ले गया। वो कार में चढ़ गया और अखिल का नंबर डायल किया। छतरपुर जिला, दृष्टि का घर। शिवम इस समय अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। दूसरी ओर दृष्टि और सिम्मी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। सिम्मी तो आज 7वें आसमान में उड़ रही थी। आखिरकार उसकी बेटी ने न केवल आभूषण उद्योग में अपना एक बड़ा नाम बनाया था बल्कि कंपनी में मुख्य डिज़ाइन अधिकारी के रूप में भी अपना स्थान हासिल किया था। और उसी समय अखिल किराने की खरीदारी से घर आया था। उसके धक्का देकर दरवाज़ा खोला और पूछा, दृष्टि, क्या चल रहा है? भाई साहब ने कहा कि वो अपने बेटे को माफ़ी मांगने के लिए हमारे घर लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि करण ने तुम्हें नाराज़ किया था, इसलिए तुम बुरा ना मानो। वो बस करण को लेकर आते ही होंगे। क्या भाई साहब माफ़ी मांगने के लिए हमारे घर आना चाहते हैं? उनकी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से उनके बुरे इरादे होंगे, सिम्मी ने अविश्वास में कहा और इसमें बल्कि संदिग्ध पाया। उस समय दृष्टि ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम की भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक होंगी। मुझे भी यकीन नहीं है
भाई साहब के लहजे से ऐसा लगता है कि वो वास्तव में हमसे माफ़ी मांगने चाहते हैं। अखिल ने संदेह के संकेत के साथ कहा, मैंने पहले कभी उन्हें मेरे प्रति इतना विनम्र व्यवहार करते नहीं देखा। सिम्मी ने दृष्टि की ओर देखते हुए एक घटती हुई भ्रभुंग प्रकट की और पूछा, दृष्टि, वास्तव में क्या चल रहा है? दृष्टि एक पल के लिए झिझकी और गंभीरता से बोली, माँ, पापा, क्या आपको याद है कि मैंने जिस किंग ऑफ द वर्ल्ड को डिज़ाइन किया था उसे किसी ने चुरा लिया था। पूरी घटना की योजना बनाई गई थी और इसे करण ने पर्दे के पीछे से अंजाम दिया था। मेरे पास उसके खुद के कहने के रिकॉर्डिंग सबूत भी हैं। क्या? सिम्मी रोश में चिल्लाई। करण फिर से? वो शातिर कमीना, सोच कर देखो, उसने तेरे पीठ पीछे इतनी खतरनाक प्लानिंग की। संभल जा मेरी बच्ची, वो पक्का तुझे नीचे घसीटने और तेरी कुर्सी छीन कर उसकी बहन तान्या को दिलवाने के मूड में है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग सबूत कहाँ है और तेरे पास कैसे आया वो? सिम्मी ने हैरान भाव से पूछा। मैंने सोचा था कि वो कंपनी के उच्च अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले में निपटने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने गाने ढूंढे हैं वो वास्तव में हमारी बेटी ही होगी। रिकॉर्डिंग यहाँ है। दृष्टि ने रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालते हुए कहा। शिवम था वो जो इसे ढूंढ कर लाया। रिकॉर्डिंग सबूत भी मुझे उसी ने दिए हैं। शिवम? सिम्मी ने थोड़े से भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। उस जैसे निकम्मे में इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? सिम्मी ने शिवम के कमरे के दरवाजे पर संदेह से देखा और चिल्लाया, शिवम, बाहर आओ। हालांकि शिवम इस समय अपने कमरे में आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। उसने तुरंत वो सब कुछ बंद कर दिया जो वो कर रहा था और सिम्मी की पुकार सुनने के बाद आज्ञाकारी ढंग से कमरे से बाहर चला गया। शिवम, मुझे सच्चाई से जवाब दो, क्या तुमने वाकई किंग ऑफ द वर्ल्ड को ढूंढ निकाला जिसे दृष्टि ने डिज़ाइन किया था और साथ ही ये रिकॉर्डिंग पेन भी ढूंढ कर लाए? सिम्मी ने संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। मैंने अपने एक दोस्त से मेरी मदद करने के लिए कहा, शिवम ने जवाब दिया। कौन दोस्त? वो क्या करता है? सिम्मी ने सवाल किया। वो एक नीच जासूस है। माँ, शिवम ने न केवल इस मामले में हमारी मदद की है बल्कि उसने अपने दोस्त की सहायता मांगने के लिए 1 लाख रुपए कमीशन का भुगतान भी किया है। सौभाग्य से उसका दोस्त किंग ऑफ द वर्ल्ड को खोजने में कामयाब रहा, वरना आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते। दृष्टि ने कहा। मेरी बला से, सिम्मी ने ठंडे स्वर में कहा। दृष्टि, इस लड़के की बातों में मत आना। इस कमीने के इतने अच्छे इरादे कैसे हो सकते हैं? ये सोचने के लिए कि वो 1 लाख रुपए का भुगतान करने को तैयार होगा। सिम्मी ने असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा। शिवम का निश्चित रूप से उल्टा मकसद होना चाहिए। वो हमारी मदद करने के लिए अपना इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? सिम्मी ने कहा। इसके अलावा शिवम को इतनी राशि भी कहाँ से मिली?
कंपनी में तुम्हारा असिस्टेंट बनने के बाद उसे बहुत सारे लाभ मिले होंगे। बेटी, मैंने जो अनुमान लगाए थे वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, है ना? शिवम ने ज़रूर कंपनी के बाहर किसी तरह का गलत धंधा करना शुरू कर दिया होगा। कंपनी में जल्दी पैसा बनाने के अलावा मेरी बात मान, भविष्य में इससे सावधान रहना। शिवम उसके निराधार शब्दों को सुनकर स्वाभाविक रूप से अवाक था। वो काउच पर बैठ गया और धीरे से उसने सिगरेट जला ली। जब सिम्मी ने शिवम के बारे में बात करना समाप्त कर दिया तो उसने रिकॉर्डिंग पेन चालू कर दिया। रिकॉर्डिंग पेन की सामग्री में मुख्य रूप से करण और रैट के बीच की बातचीत शामिल थे। इसमें न केवल करण के इरादों के बारे में जानकारी शामिल थी, बल्कि इसमें उसकी पूरी योजना के बारे में विवरण था। इस रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से उसके अपराधों से सबूत के रूप में मौजूद थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सिम्मी और अखुल बढ़ते गुस्से से भड़क उठे। हालांकि उनके भावों के इर्द गिर्द भय का एक संकेत भी था। ये करण बहुत शातिर है। उसने जानबूझकर हमारे पूरे परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। सिम्मी ने गुस्से से कहा, भाई साहब का परिवार वास्तव में खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में देखता है। अखिल ने डर के संकेत के साथ कहा, अगर किस्मत के कारण शिवम उस रैट को उसकी पूंछ से पकड़ने में कामयाब नहीं होता तो दृष्टि को इस बार बहुत बड़ा नुकसान होता। ठीक है, लेकिन भाई साहब के परिवार को इस बारे में कैसे पता चला? सिम्मी ने अचानक पूछा। शिवम ने सीधा करण के घर पर एक रिकॉर्डिंग भेजी। दृष्टि ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें पहले हमारे साथ इतने बड़े मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? सिम्मी ने शिवम को असंतोष से देखा। किसने तुम्हें अपने आप निर्णय लेने की अनुमति दी? तुम चीज़ क्या हो सच में? क्या तुमने सोचा था कि जब भाई साहब का परिवार बदला लेने के लिए आएगा तो तुम इस मामले में शामिल नहीं होंगे? और क्या तुम हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, दृष्टि ने कहा। माँ, शिवम ने करण को उसकी ही दवा का स्वाद देने का इरादा किया था। उस करण ने हमारे परिवार के साथ जो कुछ किया है उसके बाद उसे थोड़ा सबक तो सीखना ही चाहिए था, है ना? अन्यथा आपको लगता है कि ताऊजी का परिवार व्यक्तिगत रूप से हमारे घर आकर हमसे माफ़ी मांगता। सिम्मी ने ठिठुरते हुए गहरी सांस ली, क्योंकि उसने शिवम के खिलाफ पहले से ही एक अनुचित पूर्वाग्रह विकसित कर लिया था। उसने फिर उपहास किया, क्या तुझे लगता है कि वो वास्तव में इतना दयालु व्यक्ति है? मैं तुझे बता दूँ, वो केवल एक विश्वासघाती इंसान है। मैं कैसे नहीं जान सकती कि वो क्या योजना बना रहा है। हो सकता है वो करण के परिवार की फिरौती देने के लिए हमारे परिवार के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो वो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी और वो नहीं लेगा, समझे? शिवम, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने करण के परिवार से रिकॉर्डिंग साक्ष्य का उपयोग करके उनके साथ सौदेबाजी करने के बाद कितना हासिल किया? सिम्मी ने सवाल किया। मैंने करण के परिवार के साथ
बिल्कुल भी संवाद नहीं किया। चूँकि रिकॉर्डिंग यहाँ है, हम क्यों नहीं देखते कि दृष्टि इस मामले से कैसे निपटना चाहती है। कम से कम तुम ये तो जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। हम जानते हुए कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, तुमने सब कुछ हम पर थोपने का फैसला कर लिया। सिम्मी ने गर्व से कहा। अब जबकि भाई साहब के परिवार की कमज़ोरी हमारे हाथ में आ गई है, हमारे पास आखिरकार अपना गुस्सा निकालने का मौका है। सिम्मी, बस करो। शिवम को बातें सुनाना बंद करो। उसने इस बार हमारे परिवार के लिए एक महान योगदान दिया है। अखिल ने शिवम का पक्ष लेते हुए कहा। सिम्मी ने शिवम की ओर देखा और कहा, 2 साल से अधिक समय से हमारे घर में रहने के बाद उसने आखिरकार इस बार खुद को उपयोगी साबित कर ही दिया। हालांकि अगर दृष्टि मुख्य डिज़ाइन अधिकारी के पद तक नहीं पहुंची होती और अनुमति नहीं देती इसे अपना असिस्टेंट बनाने की, तो क्या वो इस मामले को संभालने के लिए पर्याप्त पैसा कमा पाता। इस प्रकार हमारी बेटी वो है जिसने सब कुछ होने दिया। शिवम की कार्रवाई हमारी बेटी के प्रयासों का एक स्वाभाविक कारण है। सिम्मी ने अहंकार से कहा। ठीक है, विचलित न हो और मौजूदा स्थिति के बारे में बात करो। भाई साहब के बारे में, भाई साहब के घर आ जाने पर हमें क्या करना चाहिए। अखिल ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी वो हमसे बेहतर है। हमें इसे ठीक से संभालने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। सिम्मी ने गहरी सोच में पड़ने से पहले ही अपना मुंह फेर लिया और इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। सबने दरवाजे की तरफ देखा कि कि इतने में दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर से कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। अखिल, सिम्मी और दृष्टि टेंशन में आ गए और शिवम ने संदेह से दरवाजे की तरफ देखा। कौन आया है दरवाजे पर? क्या ये अमिताभ और करण ही है जो माफ़ी मांगने आए हैं, या फिर कोई और मुसीबत दस्तक दे रही है दृष्टि और शिवम की ज़िंदगी में? क्या अमिताभ और करण सच में माफ़ी मांगने के इरादे से ही आए हैं, या एक नए चाल चलकर फिर बाजी पलटने का इरादा है उनका? क्या करेंगे दृष्टि और इसका परिवार जब अमिताभ और करण उनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या दृष्टि करण को उसके किए के लिए माफ़ कर देगी? शिवम का क्या कहना होगा इस मामले में? शिवम, एपिसोड 35। मैं दुनिया झुका दूंगा। अखिल, सिम्मी और दृष्टि एक दूसरे को देखते हुए टेंशन में खड़े थे। दरवाजे पर की दस्तक बढ़ती गई। सिम्मी ने शिवम की तरफ देखा और गुस्से से कहा, देखा मैंने क्या कहा था? कहीं भाई साहब और करण हमसे बदला लेने गुंडों को लेकर तो नहीं आए हैं? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शिवम से अब रहा नहीं गया और उसने जाकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही अमिताभ और करण बिना शिवम को कोई भी रिएक्शन दिए अंदर की तरफ बढ़ चले। अरे अखिल, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफ़ी समय हो गया है ना। मुझे खुशी है कि तेरा परिवार हाल ही में बहुत अच्छा कर रहा है ना। अमिताभ ने पहल की और
चेहरे पर मुस्कान लिए अखिल की ओर चल दिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने परिवार के किसी करीबी से बात कर रहे हो। उसके हाथों में दो उत्तम उपहार बॉक्सेस थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके भीतर कीमती जड़ है। करण ने घृणा से भरे चेहरे के साथ उसका पीछा किया। हम निश्चित रूप से इन तीनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आइए भाई साहब, बैठिए। सिमी, चाय वगैरह का इंतज़ाम करो भाई साहब के लिए। अखिल ने एक कुर्सी खींची और अमिताभ को बैठने के लिए कहा। नहीं नहीं अखिल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो यहाँ बस वो बात ऐसी है कि मतलब कि करण को परिवार के बाहर के लोगों ने बरगलाया है और इस बार उसने तेरे परिवार के प्रति एक अक्षम्य कृत्य कर डाला। मुझे शर्म आती है कि उसने वास्तव में कंपनी के भीतर हंगामा किया और दृष्टि की परियोजना को लगभग बर्बाद कर दिया था। हमारे परिवार का दुर्भाग्य है कि हम भाइयों के बीच ये सब हो रहा है। मैं अपने बेटे के कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अखिल मेरे भाई, मैंने ही तुझे निराश किया है, अमिताभ ने एक ईमानदार स्वर के साथ कहा। आह, करण करण को बाहर के लोग कैसे भ्रमित कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड है और हमारे परिवार को तोड़ने की योजना बना रहा है। सिम्मी ने करण को माफ़ करने के किसी भी इरादे के बिना स्पष्ट रूप से कहा। अखिल, सिम्मी, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम दोनों करण को बड़े होते देखा है ना? उसके मन में ऐसे घिनौने विचार कैसे आ सकते हैं? मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये नालायक इतना हृदयहीन काम करेगा, और वो भी मुझे बताए बिना। अमिताभ ने अपने चेहरे पर एक दर्द भरा रूप धारण किया और उसने करण को खतरनाक रूप से देखा। इडियट, बेशर्म, वहाँ क्या खड़ा है? आओ और अपने चाचा चाची के पाँव छुओ और उनसे और अपनी बहन दृष्टि से माफ़ी मांगो। हालांकि करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो अनिच्छा से आगे आया और अपना सिर नीचे कर अखिल और सिम्मी के पाँव छुए। अंकल, आंटी, दृष्टि, मैं इस बार अपने कार्यों के लिए वास्तव में माफ़ी मांगता हूँ। मैं ग्रसित था और वास्तव में कुछ बहुत ही निंदनीय कर बैठा। कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें और मुझे माफ़ कर दें। करण ने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से कहा। पिता और पुत्र की जोड़ी को अपनी आवाज़ कम करते देख दृष्टि के 3 सदस्य के परिवार ने बेहद संतुष्ट महसूस किया। आखिरकार उन्हें भाई साहब के परिवार द्वारा सबसे लंबे समय तक परेशान किया गया है। उन्होंने इस बार वाकई में राहत की सांस ली। करण, क्या तुम और जोर से नहीं बोल सकते? मैं ये भी नहीं सुन सकता कि तुम यहाँ से क्या कह रहे हो। शिवम सोफे पर बैठे हुए शांति से बोला। तो करण ने शिवम को देखा, लेकिन वो अपना गुस्सा निकालने में असमर्थ था। अमिताभ ने भी शिवम को घूरते हुए देखा। अगर कोई और समय होता तो वो उसे डांटता, हालांकि वर्तमान स्थिति के कारण वो केवल अपने उकसाए को सहन कर रहा था।
ऊंचा बोलो, ऊंचा। अमिताभ ने करण को डांटा। करण ने अपनी मुट्ठी बांधी और अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से दोहराया, अंकल, आंटी, दृष्टि, मुझे मेरे द्वारा किए गए घृणित कृत्यों के लिए वास्तव में खेद है। मुझे आशा है कि आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे। सिम्मी और अखिल ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अमिताभ ने देखा कि अखिल के परिवार का दोष को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वो मुस्कुराया और कहा, अखिल, सिम्मी, मैं बोल रहा हूँ ना, इस बच्चे करण के खिलाफ कुछ दुष्ट लोगों द्वारा साजिश रची गई थी। उसने केवल उनके बुरे प्रभावों के कारण ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए। ये तुम सबके सामने है आज, और यकीन मानो ये अब भी वही सम्मानजनक आदमी है जिसे तुम जानते हो, क्योंकि मैं इतने लंबे समय के बाद तुम लोगों के घर आ रहा था, इसलिए मैं 2 छोटे उपहार लाया हूँ। अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा और उपहार बॉक्स से 2 सफ़ेद जड़ शेरों को उठाकर मेज पर रख दिया। छोटे सफ़ेद जड़ शेरों की इस जोड़ी में उत्कृष्ट कारीगरी और उत्कृष्ट जड़ सामग्री थी। कोई एक नज़र से बता सकता था कि वे उच्च श्रेणी के आइटम्स थे। गहने और जड़ से रोज़ डील करने वाले परिवार से व्युत्पन्न होने के बाद अखिल का परिवार बता सकता है कि जड़ शेरों की इस जोड़ी का कुल मूल्य कम से कम 5 लाख था। भाई साहब, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। आप आज केवल एक अतिथि के रूप में मेरे घर आए हैं। आप इतना कीमती उपहार क्यों लाए? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अखिल ने विनम्रता से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अमिताभ ने जल्दी से उत्तर दिया। करण ने इस बार कुछ गलत किया और दृष्टि की प्रतिष्ठा को लगभग बर्बाद कर दिया था। यह उपहार मेरी माफ़ी के प्रतीक के रूप में समझकर रख लो। ये अखिल ने सिम्मी को चिंता से देखा। सिम्मी ने भौं चढ़ा दी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अमिताभ से कैसे निपटना है। वाइस चेयरमैन नारंग, क्या आप करण के अपराधों को खारिज करने के प्रयास में कचरे के ये 2 टुकड़े लाए हैं? शिवम ने शांति से कहा। दृष्टि अब एक जानी मानी हस्ती है, जिसके डिज़ाइन पूरे प्रांत के आभूषण उद्योग में करोड़ों की कीमत के हैं। क्या आपको लगता है कि आप केवल 2 पत्थरों से चीज़ों का सुलझा सकते हैं? अमिताभ का चेहरा गुस्से से जल रहा था। इसे अचानक शिवम के चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। ये लड़का बहुत ज़्यादा दखल देने वाला हो गया है। एक कायर दामाद ने वास्तव में उसे आदेश देने की हिम्मत की। वे आइटम्स केवल बोनस थे, अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा। चूँकि दृष्टि को डिज़ाइन विभाग के निर्देशक के रूप में पदोन्नत किया गया है, मुझे उसके ताऊ के रूप में उसे भी कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। ये 10 लाख दृष्टि के प्रचार के लिए बधाई उपहार के रूप में काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि दृष्टि दया दिखाएगी और इस मामले को भूल कर आगे बढ़ेगी। अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज़ पर एक सूटकेस रखा। सूटकेस को खोलने पर अंदर रुपयों के ढेर दिखाई दे रहे थे। करण, तुम दृष्टि के बड़े भाई हो, दृष्टि के साथ प्यार से रहो।
तुम्हें तो उससे सीखना चाहिए, ना कि हर दिन सिर्फ खाना और खेलना चाहिए। अमिताभ ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, ये मानते हुए कि उसने पर्याप्त कह दिया है। सिमी और उसके पति ने सूटकेस में नोटों के पहाड़ की ओर देखा और थोड़ा हिले डुले महसूस कर रहे थे। दृष्टि बेटा, ताऊजी पहले ही हमारे लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं। इनकी ईमानदारी भी काफ़ी है, ज़रा देखो तो। सिमी अपना मन बनाने की असमर्थ ने अपनी बेटी के इरादों की जांच करने का फैसला किया। दृष्टि चिंतित दिख रही थी और अपना मन नहीं बना सकी। वो इस 10 लाख के सूटकेस के लालच में नहीं आ रही थी, बल्कि इस तरह से सांसारिक मामलों को समझने में असफल हो रही थी। हालांकि वो करण को सबक सिखाना चाहती थी, फिर भी उसे डर था कि उसका परिवार बदला ले सकता है और इसलिए उसके परिवार के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अमिताभ ने अपने दिल में हंसी और राहत की सांस ली, ये देखकर और समझकर कि अखिल का परिवार समझौता करने जा रहा था जैसे उसने उम्मीद की थी। उसके छोटे भाई का परिवार पहले से ही गरीब था। वो सोच कर आया था कि मात्र 10 लाख रुपए उन्हें संतुष्ट करने और भ्रमित करने के लिए पर्याप्त होंगे। इस वक्त इस संकट को सुलझाना ज़्यादा ज़रूरी है। भविष्य में अपना मान सम्मान फिर से हासिल करने के बहुत सारे अवसर होंगे। वाइस चेयरमैन नारंग, क्या आपको लगता है कि दृष्टि ने कभी दुनिया नहीं देखी है? आपका मान सम्मान फिर से हासिल करने के बहुत सारे अवसर होंगे, है ना, भविष्य में? वाइस चेयरमैन नारंग, क्या आपको लगता है कि दृष्टि ने कभी दुनिया नहीं देखी? क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप सिर्फ 10 लाख रुपए के साथ शांति से चीज़ों को सुलझा सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि चोरी किए गए गहनों की कीमत कितनी थी? शिवम शांत भाव से सोफे पर बैठ गया और उसने उदासीनता से कहा, आपने सारे पैसे और पत्थरों के 2 टुकड़े वापस ले जाइए जो आपने लाए थे, वही जहाँ से आप लाए थे उन्हें। क्या आप भूल गए हैं कि दृष्टि अब पूरे प्रांत की एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिज़ाइनर है? वो आपकी इन 2 चीज़ों की परवाह क्यों करेगी, बताइए? शिवम, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। जब वो खड़ा हुआ तो अमिताभ गुस्से में उबल पड़ा और उसने शिवम को घूरते हुए देखा। उसने अपनी गति से शिवम को दबाने की कोशिश की, लेकिन शिवम अप्रत्याशित रूप से उसकी धमकी से बेफिक्र रहा। बस जब वो अपना काम पूरा करने ही वाला था तो उस बेकार के लड़के ने वास्तव में खड़े होकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे जल्द या बाद में इससे छुटकारा पाना होगा। नारंग परिवार के एक अच्छे दामाद ने वास्तव में नारंग परिवार के प्रभारी व्यक्ति के सामने अभिमानी व्यवहार करने का साहस किया। ये वास्तव में कल्पना से पूरे मूर्ख था। अखिल, सिमी, क्या तुम दोनों को यूं ही खड़े खड़े इस बेकार लड़के शिवम का साथ दो? अमिताभ ने गहरी आवाज में कहा।
वो इतना क्रोधित था कि अब वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। क्या उसे उचित शिष्टाचार नहीं सिखाया गया था? उसने अपने बड़ों के बीच की बातचीत को बाधित करने की हिम्मत कैसे की? शिवम, सिमी झुंझलाई और उसने अखिल को देखा। अगर कोई और वक्त या मौका होता तो वो शिवम को जोरदार तरीके से डांटती। हालांकि इस स्थिति में शिवम ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार वो गुस्से में आकर भाई साहब को भड़काने में भी कामयाब रहा। सिमी ने कहा, भाई साहब, ये घटना कंपनी में हुई थी अखिल जी, और मुझे भी स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस प्रकार हम इसका पूरा निर्णय दृष्टि के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि शिवम भी दृष्टि का सहायक है। उसे भी इस मामले में बोलने का पूरा अधिकार है। दृष्टि, बेटा, क्या तुझे याद नहीं है कि जब तू बड़ी हो रही थी तो ताऊजी की सबसे लाडली थी? तान्या और तेरे बीच कभी भी कोई अंतर किया था क्या मैंने? अमिताभ ने गंभीरता से कहा और भावनात्मक कार्ड खेल डाला। व्यापार व्यवसाय है, उपाध्यक्ष नारंग। चूंकि करण नारंग ने समूह की संपत्ति पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि कल इस रिकॉर्डिंग साक्ष्य को निर्देशक मंडल को सौंपना उचित होगा और निर्देशक मंडल के सभी शेयरधारकों को इसे सुनने दें। तब निर्देशक मंडल तय करेगा कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। शिवम ने लापरवाही से कहा। इस समय अमिताभ की आंखों में मान लो जैसे खून उतर आया था। हालांकि वो शिवम को मारना चाहता था, फिर भी उसने अपना गुस्सा शांत रखा। शिवम के शब्द उसके दिल में छुरा घोंपने वाले थे और चाकू की तरह नोकीले थे। यही वो परिणाम था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अमिताभ ने शिवम को ठंड से देखा और जोर से पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि आपकी माफ़ी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। आप करण नारंग को घुटने टेक कर माफ़ी मांगने के लिए कहकर वास्तविक ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते? What the hell? तेरी हिम्मत कैसी हुई? अगली बार मैं ऐसे किसी को ढूंढ कर लाऊंगा जो तुझे मौत के घाट उतार दे, करण ने गुस्से में कहा और उसकी नसें उसके माथे पर साफ झलक रही थी। हा हा हा, दृष्टि, माँ पापा, क्या आप लोगों ने सुना इसने क्या कहा? यही इस करण नारंग का सच्चा रवैया है। क्या आपको अब भी लगता है कि आप उसे माफ़ कर सकते हैं? शिवम ने इत्मीनान की मुस्कुराहट से कहा। शिवम, यू पिग, यू बास्टर्ड, करण ने गुस्से में फटते हुए चिल्लाया। तुम्हारे जैसा बेकार का लड़का वास्तव में मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है। बेहतर होगा कि तू आगे से मेरे नज़रों के सामने पड़ मत जाना। मैंने देखा कि यहाँ बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, शिवम ने टेबल पर रखे तरबूज को उठाते हुए कहा। इस समय अमिताभ एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो कभी भी फूट सकता था। जैसे ही उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, वो घूम गया और उसने करण को डांटा। बेवकूफ़, तुम चीज़ों को और भी खराब करना बंद करोगे? अपना मुंह बंद करो। करण का हाल तो ऐसा था मानो काटो तो खून नहीं। वो गुस्से से तमतमा रहा था
और अमिताभ के बदलते रंग को देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। सिमी भले ही शिवम को अकेले में जो भी कहे, इस वक्त वो उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन दृष्टि असमंजस की स्थिति में थी और अखिल भी। अब क्या करेगी दृष्टि? क्या वो शिवम और सिम्मी का साथ देगी या उन्हें बस उनके साथ तो उनका साथ देकर बात को बढ़ने देगी या करण को माफ करके इस बात को यही खत्म कर देगी? क्या करण और अमिताभ अपने इस अपमान को कभी भुला पाएंगे? क्या करण आखिरकार झुककर घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए तैयार होगा या फिर किसी घटिया चाल को अंजाम देगा?